हम लोग पिछले क्लास में, पिछले क्लास कहने का मतलब कल के क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया कि मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण वह क्या प्रभाव डालता है, वह किसी आने वाले योद्धा को किस तरह से तैयार करता है, किस तरह से परिपक्व करता है, उसके विषय में जानकारी हम लोगों ने एकत्रित किया। साथ ही हमने यह भी देखा कि अपने ही राष्ट्र के, अपने ही देश के गद्दार राजाओं के बल पर सिकंदर जैसे प्रथम विदेशी यात्री का मतलब ये कि भारत में यदि सब पूछा जाए सवाल कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ है, तो इसके विषय में हमने कल बतलाया था कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा भारत में पहला आक्रमण हुआ है। और कहां हुआ है, तो तक्षशिला में हुआ है। और तक्षशिला को वर्तमान पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करेंगे, भले ही वह वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन वह भारतीय अखंड भारत का एक हिस्सा था। वहां का राजा आंभी था जो काफी अय्यास एवं डरपोक था। उसको राष्ट्रीयता नाम की कोई जानकारी नहीं थी, राष्ट्र की चिंता नहीं थी, अपने प्रजे की चिंता नहीं थी। दारूबाजी और अय्यासबाजी में वो मग्न रहता था। महिलाएं उसका वीक पॉइंट हुआ करती थी, अपनी पत्नी से उसको पटता नहीं था। तो इन तमाम चीजों की चर्चा की है। और जैसे ही सिकंदर की सेना को देखा, महज 40,000 की टुकड़ी थी उसकी, उसको देखा और इतना ही में वह सरेंडर बोल गया, सरेंडर कर गया। और सरेंडर कर गया वो तो अलग बात है, साथ ही उसने यह भी आइडिया दे दिया कि हमसे भी एक छोटा राजा है जिसका नाम है पोरस, और वह कहाँ है, सिंध प्रांत में, आप उस पर जाके आक्रमण कीजिए और वहां आक्रमण कर लेने के बाद आप संपूर्ण भारत को विजित कर सकते हैं। तो ये सब कुछ गद्दारी किया गया आंधी के द्वारा। वह सच में जब पोरस से उसकी सामना होती है तो भले ही वह पोरस को परास्त कर देता है, सिंध का राजा था पोरस, पोरस को परास्त कर देता है, पर पोरस को परास्त होने के बावजूद भी वह वीर साबित करता है और एक हारा हुआ नहीं, एक जीता हुआ योद्धा मान रहा है। कारण यह है कि वह जानता था कि काश यह प्री प्लान्ड होता कि सिकंदर हम पे आक्रमण करने वाला है। जिस तरह से हम प्री प्लान्ड थे कि हमको सिंध पे आक्रमण करना है, पूरे भारत की विजय करना है, उसी तरह यह भी प्री प्लान्ड होता तो काश इसकी यह गति नहीं होती। साथ ही मानसून भी उस समय अपने चरम पर था, दिन रात बारिश भी हो रही थी। अत्याधुनिक संसाधन उसके पास कम थे पोरस के पास, बावजूद उसका डट के सामना किया सिकंदर का, और सिकंदर उसको एक विजित योद्धा माना, सिकंदर उसको एक महान माना और अपनी पत्नी रेक्सोना को उसकी कलाई में पत्नी से राखी बंधवाया। इन तमाम चीजों की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया। और वहीं से चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की अग्नि परीक्षा होती है, उसके टैलेंट की परीक्षा होती है। और जैसे ही वह सिकंदर के सेना को तहस नहस कर देता है, सिकंदर के सेना को परास्त कर देता, परास्त क्या करेगा, उसको तहस नहस कर देता है। स्पेशली तो सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया ही नहीं था, उसकी सेना में फूट डालने का काम किया था अपने गुरु की सहायता से। तो चाणक्य के अंदर यह कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरा चेला अब घानानंद जैसे महान, प्रतापी एवं अत्याचारी शासक का डट के सामना कर सकता है, क्योंकि घानानंद जो है सिकंदर के सामने कुछ नहीं है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था कि राष्ट्रीयता नाम की चिंता सिकंदर के चाणक्य के अंदर थी। वह पोरस को समझाने में असफल रहा, उसको समझा नहीं पाया, तो सोचा कि मगध में जाकर जो है, मगध की सेना इतनी विस्तृत थी, उसके पास तोप था, घुड़सवार था, हाथी सवार था, उसके बाद थल सेना था, सब कुछ था मगध के पास। तो कहा कि नहीं, उसको समझा देते हैं कम से कम घानानंद को। तो घानानंद जो है सो उल्टे ही उसको प्रतिकारित किया, उसकी बेइज्जती किया चाणक्य का। और इस प्रकार चाणक्य यह प्रण ले लिया कि हमको किसी भी हाल में ये घानानंद को पद से हटाना है और एक नए राजवंश की स्थापना करना है, जिसका मुख्य प्रणेता होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, और यह जान ले कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक,
संस्थापक माना जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है और इसने 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कब? मगध की गद्दी पर बैठा। इसी समय से इसको क्या माना जाता है? मौर्य वंश की स्थापना, मतलब मौर्य वंश की स्थापना इसी समय से माना जाता है। मौर्य समझ गए? देख लीजिए, दिख रहा होगा। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर मगध का राजा बना? चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को हराकर मगध का राजा बना। ठीक, मगध का राजा बना। घनानंद के बारे में पूछा जा सकता है कि यह किस वंश का था? तो घनानंद नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक था। ठीक है, नंद वंश का शासक था। यह पूछ सकता है कि किस वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई? किस वंश के अंत के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई? तो नंद वंश के अंत के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। समझ गए? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए। मिटाना पड़ेगा, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य की चर्चा विशेष रूप से की जाती है, और क्योंकि चाणक्य जैसे गुरु नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक गरीब कुल का बच्चा मगध जैसे विशाल साम्राज्य का राजा नहीं हो पाता। यह बात सत्य है। और चूंकि चाणक्य ब्राह्मण कुल से था, समझ गए? चाणक्य ब्राह्मण कुल से था और वह एक शूद्र को राजा जब बनाया तो काफी तकलीफ और ब्राह्मणों में हुई। उसके ब्राह्मण जाति के लोग ही चाणक्य का विरोध करना शुरू किए, यहाँ तक कि मारने की भी तैयारी करना शुरू कर दिए। लेकिन चाणक्य एक असाधारण पुरुष था। असाधारण पुरुष कहने का मतलब कोई साधारण व्यक्ति वह था नहीं, और उसका शिष्य भी हर तरह से हर अग्नि परीक्षा में वो सफल हो चुका था। जब शिष्य उस तरह का योद्धा बनने के लायक हो गया तो गुरु का डर और खत्म हो गया। समझ गए? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना, तो चाणक्य को क्या किया? चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया। यह पूछेगा कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य। इसको और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य को चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त। ठीक, और चाणक्य तो है ही। समझ गए? तो इन तीन नामों की चर्चा
किसके लिए होती है? इन तीन नामों की चर्चा चाणक्य के लिए होती है। और चाणक्य के विषय में एक चीज यह पूछा जाता है कि इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जो हर बार कंपटीशन में किसी न किसी, हर ईयर किसी न किसी कंपटीशन में घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है। चंद्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को बीए में पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं समझिएगा, समझ गए? वो इकोनॉमिक्स अलग है। उस इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं। लेकिन ये अर्थशास्त्र की पुस्तक जो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा, वह किस पे आधारित थी? यह राजनीति पे आधारित पुस्तक है। यह राजनीति पे आधारित पुस्तक है। यह भी पूछ सकता है, पूछा भी था, राजनीति पर आधारित पुस्तक है। राजनीति पर आधारित पुस्तक है। यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है। मतलब मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का विशद वर्णन किया। साथ ही चाणक्य की नीति जो है वह दुनिया में मशहूर है। कि बात बात में एग्जाम्पल दे देते हैं, चाणक्य की नीति क्या कहता है, उन्होंने औरत के बारे में क्या कहा, किस तरह की औरत अच्छी होती है, किस तरह की औरत बुरी होती है, कैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। तो चाणक्य की नीति का आज भी प्रयोग जम के होता है और उसका अध्ययन आज भी किया जाता है। बहुत सारे लोगों के जुबान में चाणक्य की नीति होती है, जिसको कुटिल नीति भी लोग बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन कुटिल नीति कहना उचित नहीं है। ये कौटिल्य के नाम से मशहूर थे। इनको तरह तरह का नाम दे दिया गया, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। समझ गए? चाणक्य जो है, यह सवाल यदि आ जाए, देखिए यह सवाल तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट। इसमें क्या कंफ्यूज कर जाता है कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र की पुस्तक किस विषय पे आधारित है? तो वित्त व्यवस्था पर आधारित है। डायरेक्ट अर्थशास्त्र नहीं पूछेगा, वित्त व्यवस्था पर आधारित है, मुद्रा स्फीति पे आधारित है, समझ गए? पूछ देगा ये करेंसी पे आधारित है। ये सब किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछ सकता है। ज्यादा जो है सो स्टूडेंट बुर्बक कहाँ फंस जाता है, आरबीआई के बारे में इसमें संकल्पना दी गई, सब तो फालतू वाला बात है। स्टूडेंट को जब इसमें फंस जाए तो समझिए कि काफी वीक है। उस समय तो आरबीआई की कल्पना भी नहीं की गई थी, समझ गए? तो एक सवाल यह आता है कि चाणक्य जो है के प्रोफेसर भी थे, प्राध्यापक थे, शिक्षक थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। जो भी है इंपॉर्टेंट है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब हुआ जन्म? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, समझ गए? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहा जाता है कि यह जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, किसके अनुयायी हैं? जैन धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी थे, समझ गए। और इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली, से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूलबाहु इस सब के विषय में हम लोग चर्चा किए होंगे बौद्ध धर्म में। आप लोग रिकॉल कीजिएगा, याद यदि नहीं हो तो वीडियो को एक और वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, जो यूट्यूब पर जो वीडियो होगा वो फ्रेशली होगा, उस पर वॉच कर लीजिएगा, समझ गए। और देख लीजिएगा टीचमेंट में भी कहीं वीडियो अवेलेबल हो तो हो, क्योंकि वहां से रिमूव भी हो जाता है, उसमें कुछ एरर भी आ जाता है। तो देख लिए, चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, समझ गए। और इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। ठीक है, भद्रबाहु से ली। और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर। भद्रबाहु के शिष्य, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, दिगंबर कहलाए। दिगंबर साधु जो होते हैं ना, वो कपड़ा पहनते ही नहीं, नंगे रहते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। भद्रबाहु के जो भी, सॉरी, दिगंबर समुदाय के जो साधु संत होते हैं, क्योंकि वर्धमान महावीर को जब कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई कठिन तपस्या के बाद, तो सोचे दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, मोह माया कुछ है ही नहीं, और ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है, तो कपड़ा भी तो एक बंधन ही है, खोल दिए कपड़ा। पढ़ लिख के क्या कहा जाए उनको, लेकिन फिर भी महान है, पूजनीय है, समझ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। यह जैन धर्म को मानते थे। भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, समझ गए। और एक बात यह भी आती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु होती है, 298 ईसा पूर्व में, तो कहां? श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में है। श्रवण बेलगोला कहां है? कर्नाटक में है। और यह किस विधि से अपना प्राण त्याग किए? संलेखन विधि, संलेखन विधि। यानी जैन धर्म में एक प्रावधान है कि धार्मिक गुरु की अनुमति प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति अपना प्राण खुद त्याग सकता है संलेखन विधि के माध्यम से। ठीक है, इसको संलेखना विधि भी कहते हैं। और उसमें क्या प्रोसेस होता है? कष्ट काट काट के मरना। जब मरने का संकल्प ले लिए उस दिन से भोजन पानी त्याग देना होता है, न खाना खाना होता है, न पानी पीना होता है। और बहुत उसकी पूजा पाठ होती है, डेली लोग आरती उतारते हैं जैन धर्म को मानने वाले। तो संलेखन विधि से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण का त्याग किए। कहां? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। पूछता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के किससे विवाह किया, कैसे किया, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वह भी तो इंपॉर्टेंट चीज है।
मिटा दें? देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सिकंदर के भारत आक्रमण के संबंध में या उसी दरमियान हमने चर्चा किया था कि सिकंदर के प्रधान सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर का प्रधान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यह प्रधान सेनापति था, समझे? निकेटर प्रधान सेनापति था और थल सेना को देखता था। थल सेना की जिम्मेवारी इसके अंदर थी, समझ गए? और एक था नियारकस। नियारकस यह जल सेनापति था। यह जल सेनापति था। वही ना, जब यह जो है ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था सिकंदर का सेना सब, तो यह सोचा कि अब क्या किया जाएगा। वही कहा कि सर अब हमारा भी तो काम जले में है, हम यही काम कर सकते हैं, अभी लोग को रख के क्या कीजिएगा, इस सबको अपने देश पहुंचा देना जरूरी है। तो सबको जहाज पर बैठाया और लेकर चला गया नियारकस। ठीक है, तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का प्रधान सेनापति था। और जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो उसका उत्तराधिकारी जो है सिकंदर की मृत्यु के बाद यह सिकंदर का उत्तराधिकारी बना। सिकंदर का उत्तराधिकारी मतलब कि सिकंदर के देश में सेल्यूकस का शासन होने लगा। शासन चलाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। सब जो है जितने भी सेनापति थे, अधिकारी थे, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिए कि नहीं हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। तो अंत में विजय किसकी होती है? सेल्यूकस निकेटर की होती है। और सेल्यूकस निकेटर जो है यह 312 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बन जाता है। यह कब? 312 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बन जाता है, जिसे मैसिडोनिया कहें, बेबीलोनिया, ये सब उसी के आसपास है। या 312 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बन जाता है। ठीक है, यह भी चूंकि सेल्यूकस निकेटर भी अपने राजा की तरह ही महत्वाकांक्षी था, सेल्यूकस निकेटर। और इसके पिता का नाम था एंटीओकस। इसके पिता का नाम था एंटीओकस। यह भी काफी विद्वान था, एंटीओकस, समझ गए? और माता का नाम था लेओडायस। लेओडायस इसकी माता जो थी, पिता था ये एंटीओकस सिकंदर का पिता था, और माता थी लियोडायस। लियोडायस माता थी लियोडायस। किसकी? सेल्यूकस निकेटर की। इतना ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये न देखे हैं ऐसा सवाल, लेकिन जानकारी के लिए हम दे दिए हैं। एंटीओकस के बारे में पूछ देता है तो सिकंदर जो है सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रधान सेनापति था और बाद में चल के सिकंदर का उत्तराधिकारी भी बना। इसके अंदर महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र हो चुकी थी, इतनी तीव्र हो चुकी थी कि वह चाहता था कि हम अपने गुरु की तरह ही, सिकंदर की तरह ही हम पूरी दुनिया को जीते। और सिकंदर के पास जो है, भले ही वो महान था, उसके अंदर एक सनक सवार हो गई थी कि हम पूरी दुनिया को जीतेंगे, लेकिन उस समय वर्ल्ड का मैप किसी के पास सही था नहीं। मैप पर भी रिसर्च जारी ही था। ज्यादातर लोगों के माइंड में था क्या कि जहां समुद्र समाप्त हो जाता है वहीं दुनिया का अंत हो जाता है। तो वह भारत में पूरा प्रवेश भी कर जाता तो या तो हिंद महासागर मिल जाता, वहां अपनी यात्रा समाप्त कर देता, या इधर बंगाल की खाड़ी मिल जाता, वहां अपनी यात्रा समाप्त कर देता,
या फिर अरब सागर के किनारे जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर देता। तो उसको क्या लगता था कि जहां समुद्र समाप्त वहीं दुनिया समाप्त, इसलिए वो जानता नहीं था कि दुनिया इतनी बड़ी है। इसलिए वह जो है पूरे विश्व को रोदने के मिशन में चला गया। बहुत हद तक वो सफल भी रहा, बहुत हद तक असफल भी रहा। तो इसके अंदर भी, सेल्यूकस निकेटर के अंदर भी यही सनक था। भारत से इसको प्रेम हो गया था। वह हर चीज सिकंदर का नकल करता था। जिस तरह से सिकंदर भारत में आया तो अपनी पत्नी रक्सोना को लेके आया, लेकिन जब यह सेल्यूकस निकेटर जब भारत में आया तो अपनी बेटी कार्नेलिया को लेके आया। समझ गए? तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया भी काफी चर्चा का विषय है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को मोहब्बत हो जाती है और वह शादी कर लेता है। समझ गए? तो ये देख लिए। तो सेल्यूकस निकेटर की कुछ भूमिका है। वह क्या किया कि वह 305 ईसा पूर्व में भारत में आया। कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर भारत में कब आया? 305 ईसा पूर्व में। और इसकी युद्ध इसको चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ना पड़ा। ठीक है, भारत के बारे में तो अनुभव था ही, इसको चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ना पड़ा। अब बताइए जीता कौन? जीता कौन? जीता चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें जीत गया। और अंत में निर्णय यही हुआ कि लड़ाई तो और जारी था, लेकिन क्या संजोग था, कार्नेलिया को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनका दिमाग थोड़ा सा उसकी तरफ झुकाव उनका हो गया। सोचे कि हम इसको अब धर्मपत्नी बना लेते हैं। तो वह भी जो है सेल्यूकस निकेटर भी सोचा कि मेरा भी भलाई इसी में है। समझ गए? दोनों एक दूसरे का भलाई देखा और प्रेम तो प्रेम ही था। तो शादी जो है कार्नेलिया की शादी किससे हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य से। समझ गए? इसको इसमें कुछ नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर की बेटी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी क्या था? कार्नेलिया। कार्नेलिया। यह पत्नी किसकी बनी? पत्नी बनी चंद्रगुप्त मौर्य की। पत्नी बनी चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या फायदा हुआ कि ये सेल्यूकस निकेटर जो है उधर से जीतते आया था। कौन कौन सा क्षेत्र? काबुल, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ठीक है, और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। समझ गए? अब बताइए कि काबुल जो है तो सब जो है ये नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है। भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है। यह पहाड़ी एरिया था, बॉर्डर एरिया है। समझ गए? तो वहां से जो सब क्षेत्र जीतते आया था, आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो आप लोग एटलस रखिएगा, और नहीं तो अपने रूप में या तो विश्व का मानचित्र चिपका लीजिए या भारत का मानचित्र चिपका लीजिए। सबसे अच्छा होगा एटलस रखिए। वो एटलस, उससे क्या फायदा होगा? इतिहास के अध्ययन में तो आपको सही सपोर्ट करेगा ही। ज्योग्राफी भी तो जीएस है ना, उसमें भी ज्योग्राफी से भी तो सवाल आते हैं, उसमें भी सपोर्ट करेगा। तो एक एटलस आप लोग रखिएगा, वहां आप लोग लोकेशन देखिएगा, काबुल किधर है, कंधार किधर है, मकरान किधर है, हेरात किधर है। तो इन क्षेत्रों को
सेल्यूकस निकेटर जीता था, सो दहेज के रूप में अपना दामाद को दे दिया। ठीक है, दहेज के रूप में अपने दामाद को दे दिया। दामाद कौन थे आप लोग बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को यह क्षेत्र दहेज के रूप में मिल गया। अब सेल्यूकस निकेटर कहे कि चलिए अब तो हम लोग का रिश्ता हो गया, तो कार्नेलिया कहती है कि सुनिए, हम लोग यहाँ हाथी नहीं होता है, पापा को कुछ हाथी वगैरह दे दीजिए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य उपहार के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उपहार के रूप में क्या किया? उपहार के रूप में 500 हाथी दिया। किसको? 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। किसको दिया? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को दिया। पांच सौ हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। समझ गए? और यह जो है, यह बात कौन कह रहा है? उसी के दरबार में था कौन? प्लूटार्क, जो मगध में आया हुआ था उस समय। उस समय विद्वान और लेखकों का काफी सम्मान था। यह किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। प्लूटार्क नामक विद्वान यात्री के अनुसार, विद्वान यात्री के अनुसार। समझ गए? इसको देख लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा बताते हैं। ठीक, अब जो है, जब सेल्यूकस निकेटर जब जाने लगा तो अपना राजदूत मगध में छोड़ दिया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। देखिए, मेगास्थनीज के बारे में भी सवाल बहुत अच्छी तरह से पूछ दिया जाता है। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, और मेगास्थनीज जो है, जब सेल्यूकस निकेटर अपना देश चला गया तो यह नियम होता है कि प्रत्येक देश का अपना राजा जो है, या आज भी ऐसा नियम है कि हर एक देश जो है अपना राजदूत किसी न किसी देश में रखता है। जैसे भारत का राजदूत पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान का राजदूत यहाँ होगा। लाख आक्रमण हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, राजदूत को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इतना पावर दिया हुआ रहता है। यह नियम है, समझे? तो लाख पाकिस्तान जो है, वहां आतंक के कारण लोग डरे होते हैं, लोग जाना नहीं चाहते हैं। घूमने के ख्याल से भी, घूमने के ख्याल से तो टूरिस्ट वीजा लेके जा ही सकता है ना लोग, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जाना चाहते हैं। लाख दंगा फैल जाए, चाहे कुछ भी हो, यदि यहाँ का राजदूत वहां है तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और वहां का राजदूत यहाँ है तो उसको भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजदूत को काफी संरक्षण दिया जाता है, वह किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है किसी दूसरे देश में। समझ गए? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका, इंडिका हिंदी में लिख देते हैं, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इसमें क्या कहा गया कि मेन रूप से पटना के नगर या मगध साम्राज्य के शहरी क्षेत्र का ही विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। समझे ना? ग्रामीण क्षेत्र के बारे में इतना एक्सपीरियंस इसको नहीं रहा, क्योंकि राजदूत था, वो तो राज दरबार में रहता था। तो समझ गए, मेगास्थनीज जो है
इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम था इंडिका। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एप्पियस ने किया। ठीक है, वर्णन एप्पियस ने किया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड सेल्यूकस निकेटर रहा, इनसे रिलेटेड चाणक्य रहे, तो इस प्रकार जो है, और इनसे जुड़े सिकंदर भी रहे। तो इस प्रकार इन तमाम चीजों की चर्चा आज हम लोगों ने किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य से यह सफिशियंट है सवाल के लिए, लेकिन यह मौर्य वंश के मात्र एक शासक की चर्चा आज हमने किया। कल के अध्याय में मौर्य वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक की चर्चा करेंगे, हो सके तो तीसरे भी महत्वपूर्ण शासक की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस विषय क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।